हेलो स्टूडेंट्स। जेनेटिक्स का टॉपिक अपन ने स्टार्ट किया जिसके अंदर अपन ने हेरिडिटी जो थी उसके बारे में जो थ्योरीज आई थी उसके बारे में अपन ने समझा और लास्ट में अपन ने बात की थी कि जर्मप्लाज्म थ्योरी जो आई किसकी, विजमेन की, जिसमें उन्होंने कहा कि जो जर्मप्लाज्म है, जननद्रव्य है, वो इमोर्टल होता है और वो पीढ़ियों से पीढ़ियों में, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में, दूसरी से तीसरी पीढ़ी में कैरेक्टर्स को लेकर के क्या होता है, ट्रांसफर होता है। फिर उसके बाद में मैंने थोड़ा सा आपको बताया कि जो पर्टिकुलर कैरेक्टर्स का ट्रांसफर होता है पीढ़ी दर पीढ़ी, तो उसमें मेंडलियन जेनेटिक्स आने के बाद भी ये कंफर्म हुआ कि मेल एंड फीमेल पेरेंट जो हैं उनका जो कोई भी एक्स करेक्टर है दोनों का, जैसे वो हो सकता है स्किन कलर, तो प्रोजेनी के अंदर ये जरूरी नहीं है कि दोनों का मिक्स्ड एवरेज पैदा होगा, ऐसा नहीं होगा। मेल से भी स्किन कलर का जीन या फैक्टर या यूनिट कहाँ पे पैदा होने वाली संतति में, संतति के अंदर या प्रोजेनी के अंदर ट्रांसफर हो रही है और फीमेल में भी पैदा हो रही है। लेकिन इन दोनों में से जिसका पर्टिकुलर यूनिट अपने आप को एक्सप्रेस कर जाएगा वैसा उस संतति का क्या होगा, स्किन कलर होगा। ठीक है ना, यानी कि दोनों का एवरेज नहीं होगा, जो एक्सप्रेस हो जाएगा वो डोमिनेंट होगा और जो नहीं हो पाएगा वो रेसेसिव होगा। यानी कि मोनोजेनिक इनहेरिटेंस जो थी वो डिस्कस की गई किसके द्वारा, मेंडल के द्वारा। ठीक है ना, कि प्रत्येक ऑर्गेनिज्म प्रत्येक करेक्टर के लिए दो पर्टिकुलर फॉर्म रखेगा करेक्टर कंट्रोल करने वाली यूनिट्स की, लेकिन उनमें से कोई एक एक्सप्रेस होगी और एक एक्सप्रेस नहीं होगी। ऐसा नहीं है कि दोनों एक्सप्रेस होगी और एक्सप्रेस करके मिक्स फॉर्म या एवरेज फॉर्म उस करेक्टर की देंगी। ठीक है, ये अपना लास्ट पीरियड में डिस्कस हुआ था। अब अपन देखिए हेरिडिटी या इनहेरिटेंस के जो पैटर्न्स थे उनके बारे में, थ्योरीज थी उनके बारे में तो डिस्कस कर चुके हो। आगे अपन करने वाले हैं मेंडेलियन थ्योरीज ऑफ इनहेरिटेंस, जो बेसिक है मूलतः, क्योंकि पहले वाली जो जितनी अपन डिस्कस करके आए थे उनको तो अपन ने कहा था कि वी आर रिजेक्टिंग देम, क्योंकि वो एवरेज जो एक्सप्रेशन बता रही है कैरेक्टर्स का। अब दूसरा जो इसका पार्ट है वो क्या है, वेरिएशंस। तो वेरिएशंस का मतलब क्या है बेटा, वेरिएशंस का मतलब क्या है कि जैसे अपन ने कहा कि ह्यूमन बींग्स जो है उनकी जो और संतान है वो क्या होंगी, ह्यूमन बींग्स ही होंगी, यानी कि लाइक बिगेट्स लाइक की बात की थी। तो यानी कि ये जब जो भी पैदा हो रहे हैं ये एक ही स्पीसीज के मेंबर है। ठीक है, तो एक ही स्पीसीज के जो मेंबर्स पैदा हो रहे हैं उनके बीच में भी करेक्टर्स की फ्रीक्वेंसी जो है या क्वांटिटी, उनके आधार पे कुछ डिफरेंसेज होंगे और क्वालिटी के आधार पे कुछ डिफरेंसेज होंगे। और ये जो डिफरेंसेज है अमंग द मेंबर्स प्रेजेंट है, जैसे आप क्लास के अंदर जितने भी स्टूडेंट हैं तो क्या सबकी हाइट, सबकी आईक्यू, सबका ब्लड ग्रुप, ऑल दीज थिंग्स आर सिमिलर हैं क्या? लेकिन दिखने में आप सब क्या हैं, मॉर्फोलॉजिकली अगर देखा जाए तो आप ऑल आर द होमो सेपियंस, लेकिन यू आर शोइंग द डिफरेंसेस। सो दीज डिफरेंसेस विच आर प्रेजेंट अमंग द मेंबर्स ऑफ द स्पीसीज जो है उनको अपन क्या बोलते हैं, वेरिएशंस। इज इसके लिए, तो ये जो वेरिएशंस हैं वो कैसे आती है, ठीक है ना, और कौन सी ऐसी वेरिएशंस होती हैं जो मान लो कि मेरी जनरेशन में आई है, मेरे अंदर आई है, तो नेक्स्ट जनरेशन में जाएंगी, और कौन सी ऐसी हैं जो नहीं जाएंगी। ठीक है, तो इन वेरिएशंस को समझने के लिए अपन इनको क्लासिफाई करते हैं। दो तरीके से इनका क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे। पहला जो क्लासिफिकेशन वेरिएशंस को समझने के लिए अपन पढ़ने वाले हैं वो है एज पर नेचर ऑफ अफेक्टेड सेल्स, यानी कि समय के साथ जो चेंज आ रहे हैं वो चेंज जो है वो कौन सी सेल्स को अफेक्ट कर रहे हैं, वो कौन सी सेल्स में आए। अब आप कहोगे सेल्स का मतलब क्या बेटा, योर बॉडी हैविंग द टू टाइप्स ऑफ द सेल्स, एक तो सोमेटिक सेल्स जो आपकी बॉडी पार्ट्स को बना रही है, और दूसरी जो है वो ब्लास्टोजेनिक सेल्स यानी रिप्रोडक्टिव सेल्स जो गेमेट्स बना रही है, और वो गेमेट्स फिर एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी के अंदर कैरेक्टर्स को लेकर के जा रहे हैं। तो अफेक्टेड सेल्स कौन सी है, ठीक है, अगर अफेक्टेड सेल्स सोमेटिक सेल्स हैं तो उस प्रकार की जो पर्टिकुलर वेरिएशंस होंगी उनको अपन कहेंगे सोमेटोजेनिक। व्हाट वी कॉल देम, सोमेटोजेनिक वेरिएशंस। और अगर अफेक्टेड सेल्स कौन सी है बेटा, रिप्रोडक्टिव सेल्स हैं, तो वो कहलाएंगी ब्लास्टोमियर से बना है, ठीक है ना, ब्लास्टोजेनिक सेल्स। सो दीज आर द टू टाइप्स।
ठीक है ना, एज पर नेचर ऑफ सेल्स अफेक्टेड, जो सेल अफेक्ट हुई है जिसमें वेरिएशन आया है, तो वो अगर सोमेटिक सेल्स में आया है तो इस प्रकार का जो वेरिएशन होगा वो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन के अंदर नहीं ट्रांसफर होगा, नॉट इनहेरिटेबल। जबकि ब्लास्टोजेनिक जो वेरिएशंस हैं वो क्या होंगी, इनहेरिटेबल होंगी। क्यों? क्योंकि रिप्रोडक्टिव सेल्स के अंदर जेनेटिक स्ट्रक्चर में चेंज आया है। कौन सी सेल्स की? रिप्रोडक्टिव सेल्स की जेनेटिक स्ट्रक्चर में चेंज आया है, और वो पर्टिकुलर रिप्रोडक्टिव सेल्स के अंदर जो चेंज आया है, चूंकि वो रिप्रोडक्टिव सेल क्या बनाएंगी, गैमेट, और वो गैमेट किस में, नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफर होने हैं, तो इसका मतलब वो करेक्टर भी क्या होगा, जो वेरिएशन या चेंज आया वो नेक्स्ट जनरेशन में क्या होगा, ट्रांसफर होगा। इसलिए इनको अपन क्या बोल रहे हैं, ब्लास्टोजेनिक वेरिएशंस जो है वो क्या होंगी, इनहेरिटेबल होंगी, यानी कि नेक्स्ट जनरेशन के अंदर ट्रांसफर होंगी। सोमेटोजेनिक वेरिएशंस को आप और अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। ये बेटा इस प्रकार के वेरिएशंस हैं जो एक ऑर्गेनिज्म के द्वारा एक्वायर किए जाते हैं, एक्वायर्ड हैं ड्यूरिंग द लाइफ टाइम या लाइफ स्पान। एक ऑर्गेनिज्म के द्वारा अपने जीवन काल में अपनी रिक्वायरमेंट्स के आधार पे, अपने प्रोफेशन के आधार पे, अपनी जियोग्राफिकल स्थिति के आधार पर, ठीक है ना, अपने इन्वायरमेंटल कंडीशंस के आधार पर क्या किए गए हैं, एक्वायर किए गए हैं। ठीक है, तो अगर वो एक्वायर किए गए हैं ड्यूरिंग द लाइफ पीरियड, अपनी प्रोफेशन, अपनी रिक्वायरमेंट, अपने सर्वाइवल के लिए, तो फिर वो पर्टिकुलर क्या होंगे, उसकी डेथ के साथ ही समाप्त हो जाएंगी वो वेरिएशन। फॉर एग्जाम्पल एक रेसलर है, एक एथलीट है, वो क्या कर रहा है, मैक्सिमम एक्सरसाइज कर करके मसल्स पैदा कर लेता है, ठीक है ना, तो क्या वो मस्कुलर जो मैन है उसकी जो संतान है वो भी मस्कुलर पैदा होगी क्या? वो जो संतान है उसको अगर मसल्स बनानी है तो फिर से अपनी लाइफ पीरियड के अंदर उसको क्या करनी पड़ेगी, एक्सरसाइज करनी पड़ेगी। आर यू गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? ठीक है ना, तो इसका मतलब ये जो आपने एक टैटू बनवाया, ठीक है ना, या किसी भी व्यक्ति ने, या मेल या फीमेल ने, तो क्या उस जो फीमेल है या मेल है उनकी जो संतान पैदा होंगी वो विथ टैटू पैदा होंगी क्या? कारण वो उसने अपनी लाइफ के दौरान क्या किया है, एक्वायर किया है, ठीक है ना, तो वो पर्टिकुलर एक्वायर्ड जो है वो क्या हो रहा है, ट्रांसफर नहीं होगा। यानी कि आपने अपने सोमेटिक पार्ट पे, बॉडी के पार्ट के ऊपर कोई चेंज किया, वो आपकी एक्टिविटीज के थ्रू हो सकता है, एक्सरसाइज के थ्रू हो सकता है, या अदर किसी एक्टिविटी के कारण हो सकता है, प्रोफेशनल रिक्वायरमेंट के आधार पर हो सकता है, तो दैट विल बी नॉट ट्रांसफर्ड। या वो आपकी ट्रेडिशनल मान्यताओं के अकॉर्डिंग हो सकता है, जैसे आपने नॉबिंग ऑफ द नोज एंड ईयर, तो क्या वो एक बार किसी जनरेशन के अंदर, मान लीजिए आपकी नानी दादी, उनके नाक और कान को नॉब कर दिया गया था, तो फिर क्या पैदा होने वाली जितनी भी लड़कियां हैं उनके नाक और कान में छेद होता है पहले से ही, हर जनरेशन में करवाना पड़ता है वो, कारण वो एक्वायर किया गया है ड्यूरिंग द लाइफ। इज दिस क्लियर? दैट्स व्हाई दैट विल बी नॉट इनहेरिटेबल। तो वो जो पर्टिकुलर वेरिएशंस है उनको अपन क्या बोल रहे हैं, वी आर कॉलिंग देम सोमेटोजेनिक, ठीक है, एंड दे विल लॉस्ट विद द एंड ऑफ ऑर्गेनिज्म और द डेथ ऑफ ऑर्गेनिज्म, उसी के साथ वो समाप्त हो जाएंगे। दैट्स मीन दोज आर नॉट इनहेरिटेबल। कौन से? सोमेटोजेनिक वेरिएशंस। अब ये जो सोमेटोजेनिक वेरिएशंस हैं इनके पीछे रीजन क्या है, व्हाट आर द कोज? सोमेटोजेनिक जो वेरिएशंस हैं उनके कोज क्या है, किस किस कारण से ये पैदा होते हैं, कॉजेज। तो एक हो सकता है बेटा इन्वायरमेंटल, इन्वायरमेंटल रीजंस हो सकते हैं कई प्रकार के, जैसे हैबिटाट, ठीक है, किसी ऑर्गेनिज्म का जो हैबिटाट है वो चेंज करेंगे आप, या उसमें चेंज आएंगे, उसके अकॉर्डिंग क्या होगा, उसके जो करेक्टर्स हैं उसमें चेंज आएंगे, लेकिन वो जो आए हुए चेंज है वो नेक्स्ट जनरेशन के अंदर ट्रांसफर नहीं होंगे, कारण वो सोमेटोजेनिक चेंज है, ठीक है। फॉर एग्जांपल स्टॉक यार्ड एक साइंटिस्ट थे, ठीक है ना, उन्होंने एक स्पेसिफिक फिश के ऊपर अपने एक्सपेरिमेंट किए थे। किसने? स्टॉक यार्ड ने। फेंडुलस नाम सुना हो तो आपने, फेंडुलस,
तो उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट करते हुए उन्होंने क्या पाया कि जब वो सी वाटर में उसको रखा गया तो उसके 2 आईज प्रेजेंट थी, ठीक है ना, यानी कि 2 लेटरल आईज, लेटरल आईज 2, ठीक है ना। लेकिन जब उसको सी वाटर से उस वाटर में ट्रांसफर किया गया जिसके अंदर MgCl2 मैग्नीशियम क्लोराइड था, तो वहां पे उन्होंने क्या देखा कि वो 2 आईज वाली जो फिश थी उसमें केवल एक सेंट्रल आई रही। अब ये सेंट्रल आई जिस पर्टिकुलर फिश में पैदा हो गई, ठीक है ना, उसको सी वाटर से किसमें MgCl2 वाटर के अंदर ट्रांसफर किया गया, तो क्या इस फिश से पैदा होने वाली जो संतान होंगी उनके अंदर एक ये सेंट्रल आई होगी क्या? नो, दे विल प्रोड्यूस, वो उत्पन्न होंगी किसके साथ? विद द 2 लेटरल आईज। लेकिन जब उनका हैबिटाट आप चेंज करोगे तो क्या होगा, उनके अंदर ये चेंज आएगा। लेकिन ये चेंज जो आया है इस फिश में, ये इसकी लाइफ तक सीमित है। इस फिश के एंड होने के साथ एक ये पर्टिकुलर चेंज या वेरिएशन है वो भी क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। इस फिश से पैदा होने वाली जो फिश होंगी वो सेंट्रल आई के साथ पैदा नहीं होंगी। कारण फिर से मैं कह रहा हूं कि अफेक्टेड जो पर्टिकुलर सेल्स हैं वो कौन सी हैं? सोमेटोजेनिक सेल्स हैं, बॉडी सेल्स, वेजिटेटिव सेल्स हैं जो बॉडी पार्ट्स को बना रही है, ठीक है ना, नॉट द रिप्रोडक्टिव सेल। क्योंकि रिप्रोडक्टिव सेल में अगर चेंज आता तो वो क्या होगा, नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफर होगा। क्योंकि नेक्स्ट जनरेशन में, आपकी जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन में कोई यूनिट जाएगी तो वो कौन जाएगी? रिप्रोडक्टिव यूनिट, दैट इज फॉर द गैमेट। और गैमेट्स आप किससे पैदा हो रहे हैं? रिप्रोडक्टिव सेल से, जिनको अपन कौन सा पर्टिकुलर वेरिएशन कह रहे हैं? ब्लास्टोजेनिक। इज दिस क्लियर? दूसरा अपने एग्जांपल ले लेते हैं, न्यूट्रिशन। अब देखिए न्यूट्रिशन, हनी बी इसके अंदर एक बहुत अच्छा एग्जांपल है। हनी बी जो है उसके अंदर जो एग हैं 2 प्रकार के होंगे, एक तो फर्टिलाइज और एक नॉन फर्टिलाइज्ड। नॉन फर्टिलाइज्ड एग हैं उनसे तो मेल डेवलप होते हैं। अब जो फर्टिलाइज्ड एग हैं, उन फर्टिलाइज्ड एग में से वो एग जिनको डेवलपमेंट होने के लिए रॉयल जेली मिलेगी, हनी कॉम्ब जो है उसके अंदर रॉयल जेली यानी कि प्योरेस्ट नेक्टर जो इकट्ठा किया गया है, रॉयल जेली उससे बनाई जाती है, वो मिलेगा। तो वो फीमेल जो है वो किस में डेवलप होंगी? वो जो एग है, फर्टिलाइज्ड एग है, वो किस में डेवलप होंगी? क्वीन के अंदर, यानी कि फर्टिलाइज्ड फीमेल, फर्टाइल फीमेल, उर्वर मादा के अंदर, क्वीन के अंदर। वो फर्टिलाइज्ड एग जिनका डेवलपमेंट या जिनको नरिशमेंट या न्यूट्रिशन किससे मिला है? रॉयल जेली से। और वो फर्टिलाइज्ड एग जिनको रेजिडुअल मैटर यानी कि अपने कह सकते हैं बचा कुचा या कचरा जो कॉम का है वो खाने को मिला डेवलप होने के लिए, उन फर्टिलाइज्ड एग से पैदा तो फीमेल होंगी लेकिन वो स्टेराइल होंगी, वो फर्टाइल नहीं होंगी, जिनको सोल्जर्स कह सकते हैं। तो ये जो डेवलपमेंट था ये किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है? नरिशमेंट के ऊपर, ठीक है ना, टाइप ऑफ न्यूट्रिशन जो है उसके ऊपर। फर्टिलाइज्ड एग हैं दोनों ही, लेकिन एक फर्टिलाइज्ड एग को डेवलपमेंट के दौरान क्या मिल रहा है? रॉयल जेली, और दूसरे को क्या मिल रहा है? रेजिडुअल मैटर, अपशिष्ट कचरा जो है वो, ठीक है ना। तो ये जो रॉयल जेली जिनको मिल रही है डेवलपिंग एग को, फर्टिलाइज्ड एग को या जाइगोट को, उससे जो एम्ब्रियो और जो पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म बनेगा, डेवलप होगा फाइनली, वो कैसा होगा? फर्टाइल फीमेल होगी। इज दिस क्लियर? लेकिन अब ये करेक्टर जो है वो इसी पीढ़ी तक है सीमित। ऐसा नहीं है कि अभी जो फर्टाइल फीमेल है इससे पैदा होने वाली जितनी भी आगे फीमेल पैदा होंगी वो फर्टाइल होंगी। अगेन ये किस पे डिपेंड करेगा? वो जो क्वीन है उस क्वींस के जो अंडे होंगे, उन अंडों में से कौन से अंडे या एग्स फर्टिलाइज्ड होंगे या नहीं होंगे। नहीं होंगे उनसे वापस क्या पैदा होंगे? मेल। और जो नहीं होंगे उनसे 2 प्रकार की, जिनको रॉयल जेली मिलेगी उनसे क्वीन, जिनको रॉयल जेली नहीं मिलेगी उनसे सोल्जर। इज दिस क्लियर? ठीक है। नेक्स्ट, फिर उसके बाद में लाइट, इन्वायरमेंटल फैक्टर के अंदर जो सोमेटोजेनिक वेरिएशन पैदा करने का अगला जो कारण हो सकता है वो क्या है? लाइट। ठीक है। अब देखिए लाइट इंटेंसिटी जहां पे ज्यादा होती है तो
वहां पे मोस्टली अपन देखते हैं कि मेलेनिन एक्यूमुलेशन ज्यादा होता है, स्किन का कलर डार्क होता है। जहाँ पे लाइट इंटेंसिटी कम होती है वहां पे मोस्टली फेयर कलर होता है। लेकिन क्या जो डार्क कलर पर्सन है उसके डार्क कलर संतान ही पैदा होता है? ठीक है ना। और अगर उस डार्क कलर पर्सन को आप उसका क्या कर दें, हैबिटाट चेंज कर दें, लो इंटेंसिटी एरिया लाइट में ले जाएं, तो वहां पे फेयरनेस ऑफ कलर धीरे धीरे आने लग जाती है। इज इज क्लियर और नॉट? तो कहने का मतलब क्या है कि जैसा स्किन कलर है पेरेंट का वैसा का वैसा उसमें इनहर्ट हो, दिस इज नॉट श्योर। इज इज क्लियर? फॉर एग्जाम्पल मैं एग्जाम्पल भी देता हूं आपको कि लाइट इंटेंसिटी में चेंज आने से क्या फर्क पड़ता है। सोल या फिश है, ठीक है। इस सोलिया फिश के अंदर प्रारंभिक अवस्था के अंदर क्या होता है बेटा, दो पर्टिकुलर आइज अपनी अपनी पोजीशन के ऊपर उपस्थित होंगी लेटरल साइड्स के अंदर, और कंप्लीट बॉडी पिगमेंटेड होगी। पिगमेंटेड का मतलब कलरफुल, ठीक है। एडल्ट अवस्था के अंदर ये क्या करती है बेटा, पानी जो है उसके अंदर उपस्थित है, किनारे की ओर जाएगी, सैंडी सॉइल की ओर, बालू मिट्टी जो किनारे पे होती है, और उसके ऊपर जाकर के क्या होगी, लेट जाएगी। और कौन सी साइड से, लेफ्ट साइड से, ठीक है। तो क्या होगा बेटा, जिस साइड से ये क्या हो रही है, बेंड हो रही है, यूं सो रही है, तो उस साइड की जो आई है वो चूंकि किसमें आ गई है, शैडो में, छाया में, और दूसरी जो आई साइड है उसके ऊपर लाइट क्या गिर रही है, ज्यादा, तो वो लेफ्ट टू राइट मूवमेंट हो जाएगा किसका, आई का। तो लेफ्ट आई में किधर आ जाएगी, राइट साइड में। और जो लेफ्ट साइड का पिगमेंटेड बॉडी है, क्योंकि पूरी बॉडी पिगमेंटेड है, तो लेफ्ट साइड से जिधर से लेटी हुई है उधर से वो बॉडी क्या हो जाएगी, नॉन पिगमेंटेड हो जाएगी। लेकिन ये कोई परमानेंट चेंज नहीं है, इसमें जो नेक्स्ट जनरेशन के अंदर क्या हो रहा है, ट्रांसफर हो रहा है, वो इसी में आया है जब वो वाटर से निकल करके कहां पे आई है, सैंडी सॉइल पे आई है, और जिस साइड से लेटी है। अब इस फिश से पैदा होने वाले संतान ऐसी नहीं है कि उनके दोनों आंख एक साइड में होंगी और आधी बॉडी पिगमेंटेड होगी और आधी बॉडी नॉन पिगमेंटेड होगी। ये तो इसने एक्वायर किया है, किसके द्वारा, अपनी एक्टिविटी के द्वारा। इज दिस क्लियर? तो वो उसी लाइफ तक सीमित है, नेक्स्ट जनरेशन के अंदर ट्रांसफर नहीं होना है। इज दिस क्लियर? नेक्स्ट, टेम्परेचर, ठीक है ना। तो आगे जाकर के अपन कुछ पर्टिकुलर इवोल्यूशन वाले टॉपिक में दिन में क्या करेंगे, कुछ रूल्स पढ़ेंगे, वो आगे भी अपन डिस्कस करेंगे। लेकिन एलन और जॉर्डन एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने ऑर्गेनिजम्स के ऊपर स्टडी करते हुए बताया था, एलन्स रूल बोलते हैं उसको, टेम्परेचर से रिलेटेड है बेटा, और जॉर्डन्स रूल बोलते हैं। तो जैसे उन्होंने बताया एलन ने कि जो फॉक्स होती है, ठीक है, उन फॉक्स के अंदर आप वार्मर एरिया की जो फॉक्स होती है, ठीक है, लोमड़ी, उनके अंदर आप जो ईयर पिन्ना है उनकी साइज छोटी देखेंगे, और जो अपन ये कह सकते हैं कोल्ड एरिया की फॉक्स होती है उनके अंदर ईयर पिन्ना की साइज क्या होगी, बड़ी होगी, ठीक है ना। वो किसके लिए है, लॉस ऑफ टेम्परेचर जो है, ठीक है ना, उसके लिए, कि भाई आप वार्मर एरिया में हैं, ठीक है, तो वहां पे ईयर पिन्ना की साइज का छोटा होना आपके लिए एक अडेप्टेशन है। इज दिस क्लियर? और अगर आप विंटर एरिया में हैं तो वहां पे साइज उसका बड़ा होना आपके लिए एक अडेप्टेशन है। इज दिस क्लियर? ठीक है। लेकिन ये जो पर्टिकुलर चेंज है इसको कौन अफेक्ट कर रहा है, टेम्परेचर। आप इनके हैबिटाट्स को चेंज करेंगे तो आने वाली जनरेशन में अपने अपने हैबिटाट के अकॉर्डिंग इनके अंदर संतान पैदा होंगे जिनके अंदर ईयर पिना की साइज क्या होगी, डिफरेंट होगी। इज दिस क्लियर? यानी कि वो फिक्स पैटर्न नहीं चलने वाला है। कारण आने वाला जो चेंज है वो कहां तक सीमित है, सोमेटिक पार्ट तक, बॉडी के कायिक भाग तक। इज दिस क्लियर? तो ये अपन ले सकते हैं। वाटर अपने आप में एक फैक्टर हो सकता है, एनवायरमेंटल फैक्टर, जैसे रेननकुलस का नाम सुना हुआ आपने, एक्वेटिक प्लांट है, इसके अंदर बेटा हेट्रोफिली पाई जाती है। हेट्रोफिली का मतलब क्या होता है, टू टाइप्स ऑफ लीफ एक ही प्लांट के अंदर। तो देखिए इनमें क्या होता है कि जैसे वाटर बॉडी है, तो वाटर बॉडी की सरफेस के ऊपर बाहर की ओर जो लीफ पाई जाती है वो फ्लैट होती हैं और उनमें कोई भी कट्स नहीं होते, इंसिजन्स नहीं होते। लेकिन पानी के अंदर जो नोड्स हैं, उन नोड्स के ऊपर पाई जाने वाली जो लीफ है उनकी मॉर्फोलॉजी अलग होती है, वो कटी फटी होती है जिससे पानी को काट सके, जिससे क्या हो, इस पौधे को डैमेज नहीं हो। जबकि सरफेस के ऊपर पानी से बाहर जो नोड्स हैं उनके ऊपर जो लीफ होंगी वो फ्लैट होंगी, विदाउट इंसिजन्स होंगी।
तो द वन प्लांट हैविंग द टू टाइप्स ऑफ द लीफ दैट इज कॉल्ड द हेटेरोफिली। इज दिस क्लियर? अब देखिए ये जो लीफ है पानी की सरफेस कम होती जाएगी तो इन फ्यूचर इस लीफ के जाने के बाद में इस नोड के ऊपर जो लीफ पैदा होंगी वो फ्लैट होंगी क्योंकि वो पानी से बाहर आ गई। तो ये परमानेंट करेक्टर नहीं हुआ, ये डिपेंड करेगा पानी की मात्रा के ऊपर, ये डिपेंड करेगा कौन सी नोड की लीफ पानी के अंदर है और कौन सी बाहर डेवलप हो रही है। इज दिस क्लियर? नेक्स्ट, तो ये पहला पार्ट था सोमेटोजेनिक इनहेरिटेंस के पैदा होने के कारणों में क्या था, इन्वायरमेंट। ठीक है, दूसरा जो है सोमेटोजेनिक के पैदा होने का, जो थोड़ी देर पहले भी अपन ने यूज किया था, यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन्स, यानी कि किसी एथलीट के द्वारा या एक्सरसाइज करके आपने कौन से पर्टिकुलर पार्ट को ज्यादा यूज करके क्या किया या ज्यादा एक्सरसाइज करके ज्यादा डेवलप कर लिया। तो ज्यादा डेवलप हो गया तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा था कि क्या उसकी जो संतान पैदा होगी वो विद मसल्स और सिक्स पैक्स और एट पैक्स के साथ पैदा होगी क्या? किसी व्यक्ति ने जनरेशन में, एक एथलीट ने या एक रेसलर ने या बॉडी बिल्डर जो WWE वगैरह में हैं, तो वो क्या अपनी बॉडी को जैसा डेवलप कर लेते हैं तो जब उनकी संतान पैदा होती है उन्हीं एट पैक्स के साथ मसल्स के साथ पैदा होती है? नो, क्योंकि उसने अपनी प्रोफेशन की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग उनको डेवलप किया और वो उसी तक सीमित है उसकी लाइफ के साथ। जब वो खत्म होगा तो वो मसल्स और वो पैक्स के साथ खत्म हो जाएगा, वो पैक्स आगे वैसे के वैसे ट्रांसफर नहीं होने। ठीक है, तो यूज एंड डिसयूज के अंदर दूसरा अपन ले सकते हैं कि जैसे दो लॉइन है, ठीक है, दोनों एक ही कपल की संतान है, एक को आप जंगल से उठा करके ले आए जू में और एक वहीं पे रह गया, तो क्या होगा बेटा, जो जू वाला है उसको आप वहीं पे भोजन उपलब्ध करवा रहे हो, उसको हंटिंग के लिए नहीं जाना पड़ रहा है, दौड़ना नहीं पड़ रहा है, ठीक है ना, एक्सरसाइज नहीं करनी पड़ रही है अपने शिकार के लिए, ठीक है ना, तो उसकी जो मसल्स है वो धीरे धीरे वीक होती जाएंगी। और जो कहाँ पे फॉरेस्ट के अंदर ही है उसके साथ पैदा हुआ चूंकि उसको अपने भोजन की व्यवस्था खुद करनी है, ठीक है ना, तो मैक्सिमम विचरण करने के लिए उसको स्पेस मिल रहा है, तो उसकी मसल्स जो है और एनर्जी जो है क्या होगी, ज्यादा होगी। अब आप उनको वाइस वर्सा कर दीजिए, कुछ समय बाद में चेंज कर दीजिए उन दोनों का पर्टिकुलर, तो एक दोबारा अपनी बॉडी को यूज करना क्या कर देगा, जो कर रहा था वो भी कर पाएगा क्योंकि उसको पिंजरे में रखा हुआ है, और जो नहीं कर रहा था उसको करना पड़ेगा क्योंकि बैठे बैठे उसको भोजन नहीं मिलेगा, तो वापस क्या होगा, उनमें वाइस वर्सा चेंज आ जाएंगे। ठीक है, तो एक मस्कुलर लॉइन जो है, मान लो कि वो जिससे पैदा हुए थे वो मस्कुलर ही थे क्योंकि वो फॉरेस्ट में पैदा हुए थे, उनमें से एक को लेकर के आप कहां पे, पिंजरे में या जू में, तो उसकी जो मसल्स वैसी की वैसी विकसित थोड़ी पैदा होगी, ठीक है ना, हुआ क्या है कि अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट उसकी मसल्स वीक पड़ती गई क्योंकि उसको जरूरत नहीं पड़ी। इज दिस क्लियर? तो ये एक्वायर्ड है उसकी जो प्रेजेंट कंडीशन है उसके अकॉर्डिंग। इज दिस क्लियर? अब ये जो लॉइन है इसकी जो संतान पैदा होंगी वो उनके अंदर ऐसा नहीं कि वीक है, वीक मसल्स वाला तो उसकी वीक पैदा हो जाएगी, जो वाला है तो उसकी वीक पैदा होंगी, वो कैसी होंगी, सामान्य, लेकिन अब उनका उपयोग करेगा या नहीं करेगा, उसकी जो संतान होंगी वो उनका मसल्स का कितना उपयोग करेंगी उसके अकॉर्डिंग उनकी डेवलप होंगी। इज इसके लिए नेक्स्ट, हमारे खाने की प्रक्रिया जो थी, अगर अपन देखें प्रिमिटिव ह्यूमन बींग्स की स्थिति, तो वो कच्चा, ठीक है ना, उनको चबाना पड़ता था, ठीक है ना, हार्ड चीजें उनको खानी पड़ रही थी। लेकिन हमारे सिविलाइजेशन के साथ क्या हुआ, फूड को बॉईल करने लगे, पकाने लगे, कुकिंग होने लगी, तो वो सॉफ्ट फूड होने लगे, तो उसको चबाने के लिए आपके दांतों को बहुत ज्यादा हार्ड होने की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ रही थी समय के साथ। तो क्या हुआ, टीथ जो है मेस्टिकेशन की जो प्रक्रिया वो क्या होती गई, थोड़ी इजी होती गई, क्यों, कारण अपन पका हुआ भोजन अपन यूज कर रहे हैं, बॉइल्ड यूज कर रहे हैं, तो इसलिए उसको चबाने में क्या आ रहा है, कमजोर आ रहा है, तो धीरे धीरे टीथ है वो क्या होते गए, सॉफ्ट पड़ते गए इन केस ऑफ द ह्यूमन बींग्स, कारण रिक्वायरमेंट। ठीक है, यूज क्या हुआ उनका पहले जैसा नहीं रहा। ठीक है, नेक्स्ट, ऐसे ही निक्टेक्टिंग मेम्ब्रेन, आपने वेस्टिजियल ऑर्गन्स पढ़े होंगे, निमेशक पटल जिसको कहते हैं, तो वो केटल्स तक तो है लेकिन आप में उस क्या है उसकी उपयोगिता नहीं है, तो वो धीरे धीरे क्या हो गया, वेस्टिजियल होती गई आपके अंदर। इज दिस क्लियर? नेक्स्ट, अपन ले रहे हैं कि जो तीसरा जो है इसमें कॉन्शियस एफर्ट्स,
कॉन्शियस एफर्ट्स क्या होते हैं? कॉन्शियस एफर्ट्स को अपन, तीसरा जो कारण है सोमेटोजेनिक का, यूज एंड डिसयूज के बाद में तीसरा, उसके अंदर अपन ले सकते हैं कि कैस्ट्रेशन, एक ले सकते हैं कैस्ट्रेशन। बताया हुआ पहले आपको जब रिप्रोडक्शन वाला पढ़ाया था, कैटल्स के अंदर जो टेस्टिस है उनको डिमोलिश कर देना, नष्ट कर देना। तो जिस कैटल के डिमोलिश हो गए तो क्या आने वाली पीढ़ियों के अंदर जितने भी कैटल्स पैदा हो रहे हैं उनके टेस्टिस नहीं होते हैं क्या? वो डिमोलिश पैदा होते हैं क्या? वो उसी पर्टिकुलर कैटल तक सीमित है, उसी की लाइफ तक सीमित है, उसी के अंदर आपने सोमेटिक चेंज किया उस कैटल के अंदर, और वो उसकी लाइफ के साथ समाप्त हो जाएगा। इसके लिए दूसरा अपन दे सकते हैं म्यूटिलेशन। म्यूटिलेशन का मतलब क्या होता है? देखिए, कॉन्शियस एफर्ट्स के अंदर म्यूटिलेशन, इसका मतलब क्या है? जो चेंज हम कर रहे हैं एक ऑर्गेनिज्म के अंदर, कैसे आप अपने अंदर भी करते हैं, नेल्स को काट लिया आपने, तो फिर क्या आपसे पैदा होने वाले संतान जो उनके अंदर नेल्स कटे हुए पैदा होंगे? क्या किसी पर्टिकुलर एक कैटल की लाइफ के दौरान उसके जो हॉर्न्स हैं, हुप्स हैं, उनको कट कर दिया जाता है, तो क्या आने वाली जो संतानें हैं, जिस भैंस के या गाय के आपने काटे उनसे पैदा होने वाले जो हैं, उनके कटे हुए पैदा होते हैं? बोलिए। कारण वो ब्लास्टोजेनिक नहीं है, सोमेटोजेनिक वेरिएशन है। ये समझना इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना? ऐसे ही टेल को काट दिया जाता है कई पशुओं के अंदर, ठीक है ना? तो क्या उसके पैदा होने वाले संतान जो बिना टेल के या छोटी टेल के साथ पैदा होती है? तो वो उस ऐसी जो घटनाएं उनको अपन बोलते हैं म्यूटिलेशन। नोबिंग ऑफ नोज और ईयर, जो थोड़ी देर पहले मैंने बताया कि नाक और कान जो है उनके अंदर हर जनरेशन में लड़कियों में छेद किया जाता है। एक बार कर देते ना, अगर वो ब्लास्टोजेनिक चेंज होता तो फिर दोबारा करने की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन ये जो चेंज है, ये वेरिएशन है, कैसा है? सोमेटोजेनिक है। इसलिए ये क्या नहीं होता, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी के अंदर इनर्ट नहीं होता, ये उसी लाइफ तक सीमित रहता है। इसके लिए तो ये जो पर्टिकुलर एग्जांपल्स हैं वो आपको ये क्या एक्सप्लेन कर रहे हैं? दोज आर रिलेटेड विद द सोमेटोजेनिक वेरिएशन, ठीक ना? और अपने एग्जांपल्स की बात करते हैं। ऐसे ही देखिए बेटा, जो वेरी इंटरेस्टिंग है, आपको एक करेक्टर बताऊंगा आपको कि जो चाइनीज जो होते हैं उनकी एक मान्यता होती है कि जो शॉर्ट फिट जो फीमेल होती है वो ब्यूटी के पर्टिकुलर ग्रेड्स में अपर होती है, यानी कि ज्यादा ब्यूटीफुल का एक साइन है, संकेत है वहां। तो वो क्या करते हैं, जब लड़कियां पैदा होती हैं तो उनको क्या करते हैं, आयरन शूज पहनाते हैं, जिससे उनके पैर की साइज क्या रहे, छोटी रहे। इज दिस क्लियर? लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि अगर ये जो पैर की साइज को छोटा करने का जो उनका तरीका है, ये ऐसा वेरिएशन है जो सोमेटोजेनिक है, इसीलिए उनको हर बार पीढ़ी दर पीढ़ी साइज को छोटा पैर की करने के लिए क्या करना पड़ता है? आयरन शूज का यूज करना पड़ता है, ठीक है? वरना तो एक बार किसी फीमेल के क्या किया, आयरन शूज पहना करके, लोहे के जूते पहना करके उसकी साइज नहीं बढ़ने देते पैरों की, ठीक है ना? और अब उससे पैदा होती वो सारी कैसी पैदा होती, छोटे पैर वाली। लेकिन चूंकि उस फीमेल ने एक्वायर किया है अपने जीवन के दौरान, उपार्जित किया है, क्या पहन करके? लोहे के जूते पहन करके अपने पैरों को छोटा किया है उसने, और वो उसी की लाइफ तक सीमित है, वो आगे ट्रांसफर नहीं होगा। क्लियर है ना? ये समझना है आपको। ऐसे ही सिलेंड्रिकल वेस्ट, यूरोपियन कंट्री जो है उनके अंदर फीमेल्स के जो है उनके अंदर ब्यूटी की जो सुंदरता से संबंधित जो ग्रेड्स है उनके अंदर ये माना जाता है कि जो वेस्ट है, वेस्ट जो है वो कैसा होना चाहिए? सिलेंड्रिकल। तो इसके लिए वो क्या करते हैं, सिलेंड्रिकल वेस्ट बनाने के लिए टाइट क्लॉथ सिलेंड्रिकल शेप के अंदर पहनते हैं, जिससे वेस्ट की साइज कैसी डेवलप हो। लेकिन वो जो पहनती है उन्हीं के अंदर डेवलप होती है, और जिनमें डेवलप हो जाती है उनकी जो संतान है वो सिलेंड्रिकल वेस्ट के साथ पैदा नहीं होती। उनको फिर से अपनी लाइफ के अंदर सिलेंड्रिकल वेस्ट बनाना है, तो उनको फिर से क्या करना पड़ेगा? वो ही जो टाइट क्लॉथ है वो क्या करने पड़ेंगे? पहनने पड़ेंगे। कारण सोमेटोजेनिक चेंज है जो उस फीमेल ने अपनी लाइफ में एक्वायर किया है अपनी एक्टिविटी के द्वारा, अपनी रिक्वायरमेंट के लिए, या अपनी जो ट्रेडिशनल मान्यताएं हैं उनके द्वारा के लिए, और वो वहीं तक सीमित है। जिसके लिए तो ये अपन ने कौन सी वेरिएशंस पढ़ी है? सोमेटोजेनिक, एक्वायर्ड, ठीक है, will lost with the end of या death of organism are not inheritable. Is this clear? नेक्स्ट जो मैं दे रहा हूं वो है ब्लास्टोजेनिक, ठीक है? सोमेटोजेनिक के बाद में ब्लास्टोजेनिक वेरिएशंस कौन सी हैं? वेरिएशंस which are appearing through the change in the blastogenic और reproductive cells, यानी कि
ये अफेक्टेड सेल यहाँ पे कौन सी सेल्स हैं? रिप्रोडक्टिव सेल्स। रिप्रोडक्टिव सेल्स का मतलब क्या बेटा? वो सेल्स जो क्या बनाने वाली है? गैमेट्स बनाने वाली है। इज दिस क्लियर? तो वो सेल्स यहाँ पे क्या हो रही है? अफेक्ट हो रही है। तो उन सेल्स में अगर कोई चेंज आया है, उनके जेनेटिक मेकअप में कोई चेंज आया है, तो उससे पैदा होने वाले गैमेट में वो चेंज आएगा, और वो गैमेट में जाएगा तो बनने वाले जाइगोट में भी, क्योंकि ए गैमेट मेल का वो किससे? फीमेल से फ्यूज होगा, तो बनने वाले जाइगोट के अंदर भी क्या होगा? चेंज आएगा, और जाइगोट में आएगा तो एम्ब्रियो में आएगा, और एम्ब्रियो में आएगा तो बनने वाले ऑर्गेनिज्म में भी वो वेरिएशन देखने को मिलेगा। कारण अफेक्टेड सेल यहाँ पे कौन सी है? रिप्रोडक्टिव सेल। तो उनको अपन क्या बोल रहे हैं? ब्लास्टोजेनिक वेरिएशन। अब ये जो ब्लास्टोजेनिक वेरिएशंस पैदा होती है, इनके कारण क्या होते हैं? कॉज क्या है? बड़े सिंपल हैं, ये आप समझ जाओगे। देखिए जो रीजंस है उसके पीछे क्या है? ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जब गैमेट बनते हैं तब एक घटना होती है जिसका नाम क्या है? मियोसिस। और मियोसिस जो है वो प्लेटफॉर्म तैयार करती है किसके लिए? रैंडम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स एंड जीन्स। यादृच्छिक वितरण, रैंडम डिस्ट्रीब्यूशन किसका? जीन्स का और होमोलोगस क्रोमोसोम्स का। सेल डिवीजन आपको पढ़ाया गया है, ठीक है ना? तो उसमें आपने पढ़ा होगा कि जो जीन्स हैं उनका रैंडम डिस्ट्रीब्यूशन, होमोलोगस क्रोमोसोम्स का रैंडम डिस्ट्रीब्यूशन होता है कब? जब गैमेट्स बन रहे हैं। दूसरा रिकॉम्बिनेशन, वी हैव डिस्कस्ड इट, ये भी बहुत अच्छी तरीके से अपना डिस्कस किया हुआ है। एंड क्रॉसिंग ओवर, क्रॉसिंग ओवर यानी कि एट द टाइम ऑफ मियोसिस, आपको याद होता है बताया था कि जैसे होमोलोगस क्रोमोसोम्स हैं तो इनमें क्रोमोसोमल पार्ट्स का या जीन्स का आपस में क्या होता है? एक्सचेंज होता है। एक्सचेंज होता है तो नए प्रकार के कॉम्बिनेशन बनते हैं। प्री एग्जिस्टिंग जीन की स्थिति नहीं रहती है, नए प्रकार के कॉम्बिनेशन बनते हैं, ठीक है ना? ये दोनों आपस में एक्सचेंज करके एक दूसरे से वापस अलग होंगे। तो मान लो पहले इसके ऊपर कैपिटल ए, बी और सी जीन थे, और इस वाले पे स्मॉल ए, स्मॉल बी और स्मॉल सी थे। तो कैपिटल सी और स्मॉल सी का आपस में एक्सचेंज हो गया। यहाँ पे कैपिटल ए, कैपिटल बी, लेकिन स्मॉल सी आ गया। यहाँ पे स्मॉल ए, स्मॉल बी, लेकिन क्या आ गया? इधर से कैपिटल सी आ गया। तो पहले ऐसा क्रोमोसोम उपस्थित था क्या इस कॉम्बिनेशन के साथ? नहीं ना। तो नए कॉम्बिनेशन या नए वेरिएशन पैदा हुए या नहीं हुए? तो दूसरा जो रीजन है इसके पीछे वो क्या है? रिकॉम्बिनेशन एंड क्रॉसिंग ओवर। तीसरा केमिकल नेचर ऑफ जीन। केमिकल नेचर ऑफ जीन का मतलब क्या समझे बेटा? रासायनिक प्रकृति जीन की। जीन जो है वो क्या है? डीएनए सेगमेंट है, और डीएनए किसका बना हुआ है? न्यूक्लियोटाइड्स का, ठीक है? अब मान लीजिए कोई भी पर्टिकुलर जीन जो है उसके अंदर न्यूक्लियोटाइड्स की सीक्वेंस ये है ATGC, ठीक है? तो ये न्यूक्लियोटाइड क्या है? पर्टिकुलर केमिकल नेचर को रिप्रेजेंट करने वाली यूनिट है। कैसे? न्यूक्लियोटाइड बना होता है पेंटोस शुगर का, नाइट्रोजन बेस प्लस फॉस्फोरिक एसिड, ये तीन चीजें मिलकर के बनाती हैं, ठीक है? नाइट्रोजन बेस में एडेनिन हो सकता है, थायमिन हो सकता है, ग्वानिन हो सकता है, साइटोसिन, कोई सा भी है। अब मान लीजिए आपकी जीन की आज की स्थिति ये है, लेकिन किसी एक्सरे के कारण या किसी केमिकल के कारण आपकी जेनेटिक स्ट्रक्चर में चेंज आता है, केमिकल नेचर होने के कारण ये जी है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? सी में। तो अब आपकी जीन की सीक्वेंस क्या होगी? ATCC। तो अब पहले ये मान लो कि आपके आंख के रेटिना का प्रोटीन बनाता था, तो क्या अब बनाएगा? क्योंकि इसकी इंफॉर्मेशन जो थी, सीक्वेंस जो थी वो क्या हो गई है? चेंज हो गई। और ये जो चेंज आप में आया है, जब आप में गैमेट बनेंगे तब ये नेक्स्ट जनरेशन में जाएगा, क्योंकि ये चेंज कहां पे आया है? ब्लास्टोजेनिक प्रकार का रिप्रोडक्टिव सेल में आया, और उस रिप्रोडक्टिव सेल से गैमेट बनेंगे तो बच्चे के पास भी ATGC नहीं जाएगा, अब क्या जाएगा? ATCC, क्योंकि आपने जो ATGC था वो कन्वर्ट हो गया किसमें? ATCC में, और केमिकल रिएक्शन के द्वारा हुआ है। और चूंकि जो जीन है वो केमिकल नेचर का है,
इसलिए वो केमिकल रिएक्शन शो करता है और केमिकल रिएक्शन के अंदर एक्स से वाई चेंज होते हैं, प्रोडक्ट बनते हैं। इज दिस क्लियर? विद अकॉर्डिंग टू द कंडीशन। आपकी बॉडी में ऐसा कोई केमिकल चला जाए जिसके कारण वो केमिकल जो है वो जीन जो है वो क्या कर रहे रिएक्शन करके चेंज हो जाए। ठीक है ना? जैसे हिरोशिमा नागासाकी के अंदर जो एटॉमिक बम्बार्डमेंट हुआ था, तो उसके कारण वहां पे जो रेडिएशंस पैदा हुई थी, उन्होंने क्या किया, लोगों के जेनेटिक स्ट्रक्चर में चेंज किया। जिस पीढ़ी के अंदर वो चेंज हुए, उनसे फिर वो नेक्स्ट पीढ़ी को आज तक भी वहां पे डिफेक्ट्स के साथ संतान पैदा हो रही है। कारण जो चेंज आए वो किस में आए, लोगों की जेनेटिक स्ट्रक्चर में। कौन सी जेनेटिक सेल्स की जेनेटिक स्ट्रक्चर में? ब्लास्टोजेनिक रिप्रोडक्टिव सेल्स की। और वो पीढ़ी दर पीढ़ी क्या हुए, ट्रांसफर हुए। इज दिस क्लियर? नेक्स्ट, इसके अलावा सडन चेंजेस, म्यूटेशंस। ठीक है ना? म्यूटेशन भी रीजन है किसका? ब्लास्टोजेनिक का। सडन चेंज इन जेनेटिक स्ट्रक्चर। ठीक है। दूसरा, रैंडम मैटिंग ऑफ गैमेट्स, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैटिंग ऑफ गैमेट्स, गैमेट्स की रैंडम मैटिंग मतलब क्या है इसका? देखिए, अगर अपन देखें कि जो गैमेट्स प्रोड्यूस होते हैं, तो जैसे ह्यूमन बींग्स की बात करें अपन, तो यहाँ पे 22 प्लस एक्स 22 प्लस वाई, एक्स और वाई के आधार पे कितने प्रकार के गैमेट बनते हैं? 2 प्रकार के। फीमेल के अंदर 22 प्लस एक्स 22 प्लस एक्स। अब वेरिएशन का तो यहीं पे देख लो, पहला एग्जांपल बहुत मोटे रूप में बता रहा हूं इसमें। ये मेल गैमेट फीमेल गैमेट जो उसके साथ ये फ्यूज होगा तो मेल स्ट्रेन बनेगा, और अगर ये हो रहा तो फीमेल स्ट्रेन बनेगा। कारण ये गैमेट जो है वो किसी के साथ भी क्या हो सकता है, फ्यूज हो सकता है। उसी को अपन रैंडम मैटिंग कहते हैं। और किसी का भी मतलब क्या है कि जितने भी गैमेट्स बन रहे हैं वो सारे जेनेटिकली कैसे नहीं होते हैं, सिमिलर नहीं होते। 50% पेरेंटल टाइप बनते हैं और 50% क्रॉसिंग ओवर के कारण कैसे बनते हैं, नए प्रकार के रिकॉम्बिनेंट गैमेट्स बनते हैं। तो उनकी आपस में मैटिंग जो है वो किसी की भी किसी के साथ हो सकती है, और किसी की भी किसी के साथ होगी। इसीलिए क्या होता है कि पहली बार में जब आप पैदा हुए, ठीक है ना, आप अपने से लीजिए, तब मदर और फादर के जिन गैमेट्स का आपस में, जिस पैटर्न के जेनेटिक पैटर्न के गैमेट्स का आपस में फ्यूज हुआ, वैसा का वैसा नेक्स्ट आपके भाई बहन पैदा हुए उसमें नहीं हुआ। वरना तो वो भी कैसे के बनते आप जैसे। लेकिन उनमें अलग प्रकार के जो दूसरे प्रकार के जेनेटिक पैटर्न वाले गैमेट्स थे उनका फ्यूजन हुआ, इसलिए वो आपसे क्या शो कर रहे हैं, वेरिएशन शो कर रहे हैं। इज दिस क्लियर? नेक्स्ट, इसके अलावा रेडिएशंस, जो अभी अपन ने बात की थी, रेडिएशंस जो है वो भी क्या करती हैं बेटा, चेंज लाती हैं जेनेटिक स्ट्रक्चर में, रिप्रोडक्टिव सेल्स के जेनेटिक मेकअप में। ठीक है, जिनको अपन म्यूटेशंस भी कह सकते हैं, रेडिएशंस के कारण जो आते हैं। ठीक है, तो वो भी क्या होंगे, रीजन होंगे किसका, जेनेटिक स्ट्रक्चर में चेंज का। तो इस प्रकार के जो म्यूटेशंस होते हैं या वेरिएशंस होते हैं उनको अपन क्या बोलते हैं, ब्लास्टोजेनिक वेरिएशंस। और ये इनहेरिटेबल है। ठीक है ना, मेरे से पहले, ठीक है ना, जो भी मेरे पूर्वज हैं, एंसेस्टर्स हैं, उनके अंदर आंख का रेटिना बनाने वाला जीन कैसा था, हेल्दी था। लेकिन मेरे अंदर किसी ड्रग के कारण या किसी रेडिएशन के कारण आंख का रेटिना बनाने वाला जीन डिफेक्ट हो गया, तो देयर इज ए चांस, अब क्या होगा कि मेरी जो संतान है उसके अंदर भी वो जीन जो है वो क्या होगा, ट्रांसफर होगा, फिर नेक्स्ट में उससे ट्रांसफर होगा। तो वो इसका मतलब इनहेरिटेबल हो गया वो। इसीलिए मैं कह रहा हूँ ब्लास्टोजेनिक जो है वो कैसी है, इनहेरिटेबल होती है। कारण यहाँ पे जो चेंज आया है वो जेनेटिक स्ट्रक्चर में, वो कौन सी सेल्स में आया है, रिप्रोडक्टिव सेल्स में। ठीक है। नेक्स्ट, अब इसके बाद में बेटा आपसे देखिए क्या पूछा जा सकता है कि दूसरा जो इसका जो टाइप है, क्लासिफिकेशन जो इसका है, ये तो कौन सा था, अफेक्टेड सेल के आधार पे। ठीक है ना, और अफेक्टेड सेल के आधार पे जो था इसमें, उसमें तो अपन इसको दो कैटेगरी में डिवाइड कर दिया, कौन सा, सोमेटोजेनिक और ब्लास्टोजेनिक। दूसरा आपको पूछा जा सकता है कि एज पर डिग्री ऑफ डिफरेंसेज प्रोड्यूस्ड, पैदा होने वाले जो डिफरेंस हैं, ठीक है, उनका लेवल क्या है, डिग्री क्या है उनकी। तो नेक्स्ट जो क्लासिफिकेशन, अपन वेरिएशन ही पढ़ रहे हैं, लेकिन वेरिएशन को दूसरी तरीके से यहाँ पे क्लासिफाई किया गया है। ठीक है, तो आप ध्यान रखें, दूसरा जो है वो किसका आधार पे, एज पर डिग्री
एज पर डिग्री ऑफ डिफरेंसेस प्रोड्यूस्ड, जो डिफरेंस पैदा हुए हैं वो किस प्रकार के, उनका लेवल क्या है, ठीक है ना, टाइप क्या है उनका, उसके आधार पे। तो इस आधार पे अपन वेरिएशंस को दो कैटेगरीज के अंदर क्लासिफाई करते हैं। एक कहलाती है बेटा कॉन्टिन्यूअस वेरिएशन और एक होती है डिसकंटिन्यूअस। ठीक है, दीज आर नॉट इनहेरिटेबल एंड दीज आर इनहेरिटेबल। ठीक है ना, ये जस्ट नॉट इनहेरिटेबल का मतलब यहां पे ये समझना है कि जस्ट पैदा नहीं होती है, ठीक है ना, जस्ट ट्रांसफर नहीं होगी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी के अंदर, ठीक है ना, इन वेरिएशंस के पैदा होने में बहुत लंबा समय लगता है, ठीक है ना। कौन सी? कंटिन्यूअस। क्यों? क्योंकि ये कंटिन्यूअस का मतलब ये क्या है, ऐसी वेरिएशंस जो डेवलप विद टाइम एंड जनरेशंस, जो समय के साथ और पीढ़ियों के बढ़ने के साथ क्या होती है, चेंज आती है, ठीक है ना, तो उनको अपन क्या बोलते हैं, कंटिन्यूअस। इस प्रकार की जो वेरिएशंस होती हैं या ये जो कैरेक्टर्स होते हैं जिनमें कंटिन्यूअस वेरिएशंस आती हैं, उनके अंदर क्या देखने को मिलता है कि कोई भी एक कैरेक्टर है उसकी जो एवरेज फॉर्म है वो नेचर में सर्वाधिक पाई जाती है और उसके जो माइनस और प्लस रूप है वो भी उसके साथ उपस्थित होते हैं, लेकिन वो बहुत कम मात्रा में होते हैं, ठीक है ना। एवरेज फॉर्म ऑफ दैट पर्टिकुलर कैरेक्टर क्या होगी, सर्वाधिक होगी। और धीरे धीरे क्या होगा, ये एवरेज फॉर्म जो है वो डोमिनेंट होती जाएगी और ये माइनस और प्लस जो उस फॉर्म की, जैसे अपने मान लें कि हाइट का कैरेक्टर अपने लिया तो एवरेज कैरेक्टर 5.5, तो एक पॉपुलेशन के अंदर 5.5 फीट के मैक्सिमम मिलेंगे, 5.5 प्लस कुछ मिलेंगे और 5.5 माइनस कुछ मिलेंगे, लेकिन मैक्सिमम एवरेज जो है इसका हाइट का, वो एवरेज हाइट अपने को क्या मिलेगी, ज्यादा मिलेगी, ठीक है ना। तो ये जो वेरिएशंस हैं ये समय के साथ और जनरेशंस के साथ धीरे धीरे क्या होते हैं, पैदा होते हैं, ठीक है। तो उनको अपन क्या कह रहे हैं, यानी कि मोस्टली ये मॉर्फोलॉजिकल जो कैरेक्टर्स होते हैं जैसे साइज है, शेप है, वेट है, उनसे रिलेटेड होते हैं ये। कौन से? कंटिन्यूअस। और वो बहुत लंबे समय बाद में उस पर्टिकुलर एक कैरेक्टर में आपको कोई क्या देखने को मिलेगा, चेंज देखने को मिलेगा। जैसे अगर अपन बात करें कि ह्यूमन बीइंग्स के अंदर हम पूरा का पूरा इवोल्यूशनरी प्रोसेस पढ़े तो इन बिगिनिंग हम कैसे नहीं थे, स्ट्रेट नहीं थे, ठीक है ना। जो केव वगैरह, गुफा वगैरह जो थी उनके अंदर रहने वाली जो ह्यूमन स्पीसीज थी वो कैसी थी, बेंड थी। धीरे धीरे समय के साथ वो बेंडिंग प्रोसेस से कैसा हुआ, स्ट्रेट हुआ, ठीक है ना। जस्ट एक पीढ़ी से नेक्स्ट पीढ़ी के अंदर वो कैरेक्टर क्या नहीं हुआ, ट्रांसफर नहीं हुआ, बेंडिंग से स्ट्रेट, समय के साथ। इज दिस क्लियर? तो उनको अपन क्या बोलते हैं, कंटिन्यूअस। अपनी जो निकटेक्टिंग मेम्ब्रेन है वो एक साथ क्या नहीं हुई, डिसअपियर नहीं हुई, समय के साथ रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से धीरे धीरे जेनेटिक स्ट्रक्चर में चेंज आता गया और फाइनली क्या हुआ, एक ऐसी स्पीसीज बनी मेमल्स के अंदर जिसके अंदर निकटेक्टिंग मेम्ब्रेन कैसी होगी, रेजिडुअल होगी, ठीक है ना, या वेस्टिजियल होगी। इज दिस क्लियर? तो ये कैसे नहीं है, इनहेरिटेबल नहीं है। इनको अपन समझने के लिए दो टाइप्स में क्लासिफाई कर सकते हैं। एक कहलाते हैं बेटा सबस्टेंटिव, सबस्टेंटिव कंटिन्यूअस वेरिएशंस और दूसरे होते हैं बेटा मेरिस्टिक, ठीक है। सबस्टेंटिव को आप ये समझिए मॉर्फोलॉजिकल है, मोस्टली शेप, साइज और वेट से रिलेटेड, शेप, साइज और वेट। तो एक ही जाति के जो सदस्य हैं वो इन तीनों कैरेक्टर्स के आधार पे डिफरेंट हो सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि जो मोटा होगा उससे मोटी संतान पैदा होगी, इसीलिए इनको अपन क्या कह रहे हैं, इनहेरिटेबल नहीं कह रहे, ठीक है ना।
या जो पतला उसकी संतान पतली पैदा होगी। दिस इज नॉट पर्टिकुलर प्रॉपर, ये डिपेंड करेगा जो भी थोड़ी देर पहले अपन ने बात की थी, रैंडम मेटिंग ऑफ गैमेट्स वगैरह पे, क्रॉसिंग ओवर पे, रिकॉम्बिनेशन पे, ठीक है। मेरिस्टिक जो है वो मोस्टली किससे, बॉडी के सर्टेन पार्ट्स जो होते हैं उनसे रिलेटेड होती है, या मैं ये कह दूं कि नंबर से रिलेटेड है, संख्या से रिलेटेड। ये मॉर्फोलॉजी, साइज, शेप और वेट से, और ये नंबर ऑफ पर्टिकुलर ऑर्गन या पार्ट्स है। जैसे पॉलीडैक्टिली का एक टाइप होता है जिसमें 6 फिंगर के साथ पैदा होते हैं, लेकिन 6 फिंगर के जो संतान है, जैसे ऋतिक रोशन जो है उसके 6 उंगलियां हैं, तो उसकी जो पैदा होने वाली संतान जो उनके 6 उंगलियां थोड़ी पैदा हुई। इज दिस क्लियर? तो ये क्या है, इनहेरिटेबल नहीं है। ये कौन सी, कंटिन्यूअस, क्योंकि समय के साथ पैदा होती है और रैंडमली कभी किसी पर्टिकुलर मेंबर के अंदर क्या होती है, अपीयर होती है, ठीक है। तो 6 फिंगर के साथ पॉलीडैक्टिली एक हो गया। स्टारफिश के अंदर बहुत सी स्टारफिश आपको ऐसी मिल जाएंगी जिनके अंदर 5 आर्म्स की जगह पे 4 या 6 आर्म होंगी, तो ये अभी आपको ध्यान में रखना। तो ये भी क्या है, मेरिस्टिक है। कंटिन्यूअस का कौन सा टाइप है, मेरिस्टिक। ये एग्जांपल्स ध्यान में रखने। अर्थवर्म जो है उसके अंदर जो बॉडी सेगमेंट्स हैं उनके अंदर वेरिएशन देखने को मिलेंगे। अर्थवर्म बॉडी सेगमेंट्स, इसके अलावा फ्लावर्स के अंदर आप देखिए, आप अपने घर पे देख लेना, जो फ्लावर है जैसे चाइना रोज है, उसके अंदर आपको चाइना रोज के अलग अलग आपको प्लांट्स के ऊपर अलग अलग फ्लावर मिलेंगे जिनमें पेटल्स की संख्या वेरी करेगी। पेटल्स इन फ्लावर वो क्या करेगी, वेरी करेगी, किसी में 5 तो किसी में 10, ऐसे। तो वो फिक्स नंबर नहीं है एक ही स्पीशीज के मेंबर्स में, ठीक है। तो इनको अपन कौन सा बोलते हैं, कंटिन्यूअस। और कंटिन्यूअस के भी कौन से, सबस्टेंटिव, और 2 टाइप है मेरिस्टिक। साइज, शेप और वेट से रिलेटेड सबस्टेंटिव, नंबर ऑफ पर्टिकुलर पार्ट्स से रिलेटेड जो चेंज या वेरिएशंस होती है वो कौन सी होती है, मेरिस्टिक होती है, ठीक है। नेक्स्ट, दूसरा जो टाइप है इसके अंदर वेरिएशंस में, वो कौन से बेटा, कंटिन्यूअस, सॉरी डिसकंटिन्यूअस। डिसकंटिन्यूअस का मतलब क्या है कि वो पर्टिकुलर चेंज ऑफ कैरेक्टर आपकी इस पीढ़ी तक नहीं था, लेकिन इसमें वो सडन आया, यानी कि म्यूटेशन या स्पॉट्स जिसको बोलते हैं, सडन आया वो किसी रेडिएशन के कारण या किसी केमिकल के कारण, और अब तक वो कैरेक्टर देखने को नहीं मिल रहा था पुरानी पीढ़ियों के अंदर, लेकिन अब जो पैदा हो रहा है उसके अंदर वो अचानक देखने को मिल रहा है। तो दैट विल बी कॉल्ड, कौन सा होगा वो, डिसकंटिन्यूअस। पहले से नहीं है, अब आया है वो। और ये जो डिसकंटिन्यूअस जो है वो चूंकि इस पीढ़ी के अंदर वो चेंज आया है, तो अब वो आगे इनहर्ट हो रहा है। तो इसका मतलब ये कैसा हो गया, इनहेरिटेबल। तो ब्लास्टोजेनिक पहले क्लासिफिकेशन के आधार पे, और ब्लास्टोजेनिक के अंदर दूसरे क्लासिफिकेशन के आधार पे भी कौन से, डिसकंटिन्यूअस। जो चेंजेस है वो क्या है, इनहेरिटेबल है, वो वेरिएशन पैदा करते हैं उस जाति के अंदर, नए प्रकार के एक करेक्टर को लेकर के आते हैं। वो हो सकता है हार्मफुल हो चाहे वो यूजफुल करेक्टर हो। इज दिस क्लियर? तो इनको अपन क्या बोलते हैं, डिसकंटिन्यूअस। इसको भी अपन क्या कर सकते हैं बेटा, 2 टाइप में डिवाइड कर सकते हैं। वही सबस्टेंटिव जो अभी मैंने बताया, साइज वेट से रिलेटेड, ठीक है ना, और दूसरा कौन सा बेटा, मेरिस्टिक जो नंबर से रिलेटेड। फॉर एग्जांपल डिसकंटिन्यूअस के अंदर मैं बात करता हूं, एनकॉन्सिप का नाम सुना है क्या आपने, एग्जांपल ध्यान में रखना है, ठीक है ना। ऐसी भेड़ जिसकी लेग्स कैसी होती हैं, शॉर्ट लेग शिप, छोटे टांगों वाली भेड़, एनकॉन्सिप, ठीक है ना। दैट इज प्रोड्यूस्ड बाय द रेडिएशन और द म्यूटेशन, ठीक है ना। तो वो सब वो किसमें, साइज उसकी क्या की गई है, छोटी की गई, इसलिए वो किसमें आएगा, सबस्टेंटिव में। इज दिस क्लियर? दूसरा इसमें अपन ले सकते हैं, डॉग्स की ऐसी वैरायटी आपने देखी होगी जो हेयरलेस है, हेयरलेस डॉग्स। तो ये पहले से नहीं थे, रेडिएशन के द्वारा हमने डॉग्स की एक नई वैरायटी पैदा की और उनके अंदर म्यूटेशन किया, और म्यूटेशन के द्वारा हमने क्या किया, हेयरलेस डॉग, हेयर युक्त डॉग से हेयरलेस डॉग्स को क्या किया, पैदा किया।
इज दिस क्लियर? अब उनसे जो पैदा हो रहे हैं, क्योंकि उनके जीन के अंदर अपन ने क्या कर दिया, चेंज कर दिया, तो वो कैसे पैदा हो रहे हैं, हेयरलेस। ठीक है, तो ये अपन एक एग्जांपल दे सकते हैं। अगर आपने नाम सुना हो सिंडैक्टिली, सिंडैक्टिली इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना। फ्यूज्ड फिंगर्स, अंगुलियों का चिपके हुए होना, अपने आप में एक कैरेक्टर है जो डिसकंटिन्यूअस टाइप ऑफ वेरिएशन है, ठीक है ना, और वो इनहेरिटेबल है। अगर किसी एक जनरेशन में आ रही है, ये चेंज आ रहा है, मेरे अंदर ये कैरेक्टर है, तो मेरी पीढ़ियों के अंदर नेक्स्ट में जाने के इसके चांस है। इज इसके लिए नेक्स्ट, इसके अलावा अपन ले सकते हैं ब्रेकाइडेक्टिली, ब्रेकाइडेक्टिली, ब्रेकाइडेक्टिली जो है बेटा, उसका मतलब क्या है, शॉर्ट फिंगर्स। ये जो फिंगर्स की बोन है वो साइज में क्या हो जाती है, छोटी हो जाती है, शॉर्ट फिंगर्स, शॉर्ट लेंथ होगी उनकी। तो ये किसके एग्जांपल है बेटा, डिसकंटिन्यूअस में, किसके, सबस्टेंटिव के। इज दिस क्लियर? दूसरी बेटा मेरिस्टिक, मेरिस्टिक का मतलब वही नंबर से, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल पॉलीडैक्टिली का एक दूसरा टाइप है, एक तो अभी मैंने बताया जिसमें फिंगर्स की संख्या नॉर्मल से ज्यादा होना, ठीक है ना, और एक पॉलीडैक्टाइली का एक दूसरा टाइप क्या है, जिसमें आपकी फिंगर्स के अंदर 3 डिजिट है ना, ये 1 2 3, इनकी जगह पे 4 डिजिट्स का होना। ऑन द प्लेस ऑफ 3 डिजिट्स कितनी डिजिट होना, 4 डिजिट्स का होना। तो ये किसमें आता है, पॉलीडैक्टाइली में। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। लेकिन ये कौन से प्रकार का है, मेरिस्टिक प्रकार का। पहले वाला जो था वो कौन सा था, पॉलीडैक्टाइली में कौन सा था, सबस्टेंटिव, और वो भी किसके अंदर, सबस्टेंटिव किस, सॉरी मेरिस्टिक था, लेकिन वो कौन सी में था, अभी अपने सबस्टेंटिव के अंदर एग्जाम्पल था वो, सॉरी कंटिन्यूअस के अंदर एग्जाम्पल था। कौन सा, 6 फिंगर वाला, पॉलीडैक्टाइली वाला। और ये जो पॉलीडैक्टाइली वाला अपने एग्जाम्पल पढ़ा वो किसके अंदर, डिसकंटिन्यूअस के अंदर पढ़ा है, मेरिस्टिक, जिसमें फिंगर के अंदर कितने डिजिट हैं, 4, ठीक है ना। तो पॉलीडैक्टाइली वर्ड दो जगह पे आया है। एक पॉलीडैक्टाइली का एग्जाम्पल अपना क्या था, फिंगर्स की संख्या 5 की जगह पे 6 होना, ठीक है ना, और वो नॉन इनहेरिटेबल में आया था। और किसमें बात की थी वो अपन ने, इसकी जो कंटिन्यूअस वाला टाइप था, किसका, एज पर डिग्री के 2 टाइप थे ना, कंटिन्यूअस और डिसकंटिन्यूअस, ठीक है ना। और ये जो एग्जांपल अपने पढ़ा वो किसके अंदर पढ़ा है, डिसकंटिन्यूअस मेरिस्टिक में, ठीक है, जिसमें फिंगर के अंदर 3 डिजिट की जगह पे कितनी डिजिट होना, 4 डिजिट होना। ओके, तो ये वेरिएशंस कैसे पैदा होती है, कितने प्रकार की होती है, कौन सी इनहेरिटेबल है, कौन सी नॉन इनहेरिटेबल है, उनके बारे में अपने डिस्कस किया। थैंक यू। नेक्स्ट अपन आगे मेंडेलियन जेनेटिक्स को स्टार्ट करेंगे।